चलिए फिर आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं रिवीजन सीरीज का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्टडी मैट का फर्स्ट चैप्टर है। अब बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट डज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स, या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हम उसके पहले ये समझते हैं पहले क्या था। ठीक है, पहले था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। क्या था? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसे आप लोग न्यू कोर्स वाले हो तो आपको एचसीएमपी है, पहले वालों को कॉस्टिंग था। डिफरेंस क्या है? मैं कॉस्टिंग और एचसीएम का डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का डिफरेंस बता रहा हूँ। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में? भाई सिंपल होता था, जो ओवरहेड्स है ना, वो ओवरहेड्स खर्चों को सीधा प्रोडक्शन में डाल दो, खत्म। ओवरहेड्स को सीधा प्रोडक्शन में। डेफिनेशन क्या थी? अलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन। ठीक है, पहले लार्जली लोग फोकस करते थे ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। क्या मतलब होता है इसका? कॉस्ट कंट्रोल मतलब बेटा टेम्पररीली कोई कॉस्ट कम करना, रिडक्शन मतलब परमानेंटली उसका कॉस्ट कम करना। पहले लोगों का मेन एम ही होता था भाई कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ। क्या एम था? कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, कॉस्ट कम प्रॉफिट बढ़ाओ। पहले यही सोच थी, ये पुराने बिजनेस की सोच है। बेसिकली ये एक बीकॉम वाला सोचेगा, अपन सीए अपन अलग सोचेंगे। ठीक है, पहले कुछ स्टेप्स होती थी। स्टेप्स क्या है? ये लोग क्या करते थे? स्टैंडर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते थे। क्या करते थे? जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते थे, मतलब काम होने के बाद कंपैरिजन होता था। मतलब रिएक्टिव थे ये लोग। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो लोग बेटा काम होने के बाद रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्टिव काम होने के पहले रिएक्ट करते हैं। तो ये लोग रिएक्टिव लोग थे। ठीक है, सेकंड, ये जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस होता था ना, इसको डिटेल में एनालाइज करते थे काम होने के बाद, मतलब चिड़िया चुग गई खेत के बाद ये लोग चीजें समझते थे। ये लोग इस डिफरेंस को एनालाइज करते थे, इसको अपन बोलते हैं वरायंस एनालिसिस। क्या बोलते हैं? वरायंस एनालिसिस, जो अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक मोटा मोटा आउटलुक समझ लो, वरायंस एनालिसिस। देन उसके बाद करेक्टिव स्टेप्स लगते थे। तो ये हो गया स्टेप्स। फिर इसमें अब कुछ गलतियां थी। क्या गलतियां थी? वो लिमिटेशंस पढ़ते हैं अपन। बेटा लिमिटेशन सिंपल है, ये लोग ना मार्केट पे ध्यान देते थे, ना ग्रोथ पे, ना कस्टमर रिक्वायरमेंट पे, कोई भी चीज नहीं। अरे सब चीज गई तेल लेने। सिंपल है, कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ। एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। इनका फोकस एक्सेसिव था ऑन कॉस्ट रिडक्शन। काय पे था? कॉस्ट रिडक्शन पे एक्सेसिव फोकस था। इग्नोर करते थे मार्केट को, कंपटीशन को, ग्रोथ को, मार्केट डायनेमिक्स को। फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन था। मैंने बताया ये लोग का रिएक्टिव अप्रोच होता है, हमेशा ये लोग का रिएक्टिव अप्रोच था। क्या था बेटा? रिएक्टिव अप्रोच था। उसके अलावा बहुत शॉर्ट टर्म आउटलुक था, कल का सोचते थे, कल का। ऐसा भी नहीं कि 2 महीना 3 महीना बाद का, हाँ कल का सोचते थे बस। ऐसा 6 महीना 3 महीना बस कल का, ऐसा नहीं दूर का सोचना है। काफी शॉर्ट टर्म था। और इन लोग का इंप्रोवाइजेशन पे फोकस ही नहीं था। इन लोग का ये था भाई कॉस्ट कम करो बस खत्म, कॉस्ट कम खत्म। ऐसी ऐसे जो बिजनेस होते हैं मतलब इनिशियली तो बहुत हाइप होते हैं, लेकिन अगर ये लोग समय के साथ चेंज नहीं हुए तो गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल नोकिया, ब्लैकबेरी, बजाज स्कूटर्स। देयर वाज अ टाइम जब बजाज स्कूटर्स के लिए 2-2 3-3 महीने की वेटिंग होती थी, या ज्यादा ही, इफ नॉट लेस। यूजुअली ईयर्स की वेटिंग होती थी, ईयर्स की। इन्होंने टाइम के साथ अपग्रेड नहीं किया। आज बजाज स्कूटर्स को कोई नहीं जानता है। ठीक है, हाँ भले पल्सर है, ये है, लेकिन बजाज स्कूटर जो एक ब्रांड था बजाज का, वो टोटल गायब होगा। एक्टिवा ने कहीं ना कहीं जगह ले ली है। क्यों? बिकॉज इन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया। ठीक है, इन्होंने इंप्रोवाइजेशन पे फोकस नहीं किया। ये हो गया ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। सर ये हमें क्यों जानना है? बेटा जब केस स्टडी आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल में ये गलती थी, इसलिए मैं स्ट्रेटेजिक में जा रहा हूँ। ठीक है, आपको गलतियां पता रहनी चाहिए। आपकी केस स्टडी तो ऑफकोर्स केस बेस्ड रहेगी, लेकिन जो आपके ओवरऑल पॉइंट्स इस पे इंस्टीट्यूट जज करेगा यही पॉइंट्स रहेंगे। ये एक ऑर्डर में मैंने लिखे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरा नंबर है, आप लोग डाउट नंबर पे कर सकते हो। मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, व्हाट्सएप करिए, अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब सर इसकी कुछ गलतियां थी, हाँ सर। अब ये गलतियों को सुधारने के लिए क्या है? सर ये गलतियों को सुधारने के लिए है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट, सॉरी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसकी जो गलतियां थी उनको सुधारने के लिए आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले क्या होता? स्ट्रेटेजी क्या होती है मेरे को बताओ। सर स्ट्रेटेजी तो वो होती है जो अपनी कोई सोच हो, नहीं। स्ट्रेटेजीज आर सेट ऑफ एक्शंस जो कंपनी का मैनेजर लेता है। क्यों? ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़े। मैंने जानबूझ के परफॉर्मेंस लिखा है, प्रॉफिट नहीं लिखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के भरोसे नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जोमेटो का आईपीओ। जोमेटो ने आईपीओ के लिए जो बैलेंस शीट फाइल करी थी, उसमें जोमेटो लॉस में था, कभी प्रॉफिट में नहीं था, लेकिन फिर भी जोमेटो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये चीज ध्यान देना, जोमेटो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, बोनस में खुला था वो लॉस में था जब उसने आईपीओ निकाला। क्यों?
क्योंकि लोग सिर्फ कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस सिर्फ प्रॉफिट के भरोसे नहीं देखते हैं, गई वो सोच, प्रॉफिट के अलावा चीजें देखते हैं। स्ट्रैटेजिकली सोचना नीड ऑफ द आवर है, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली सोचना ही नीड ऑफ द आवर है। आज लोग फोकस ये करते कि भाई हम कंटिन्यूस इंप्रूव कैसे करें ताकि हम सुपीरियर क्वालिटी परफॉर्मेंस दे। एक बार कस्टमर हमारे गुड्स लेगा ना, भले आज हमको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर हमारा बन गया क्वालिटी के कारण कि भाई हम आगे कमा लेंगे। ये होती है नई बिजनेस सोच, ये होती है नई सोच। देश बदल रहा है ना, तो वही है, ऐसा ही बदल रहा है देश कि भाई हम प्रॉफिट के प्रति नहीं जाते। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट सेकंड आता है, पहले कस्टमर एक्विजिशन या क्वालिटी परफॉर्मेंस, ये लोगों की मेन स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। देन ये कैसे करोगे आप इंटीग्रेट करोगे जो आपके कॉस्ट इंफॉर्मेशन है विथ योर डिसीजन फ्रेमवर्क। सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं लेना, गलत। कॉस्ट और आपके जो डिसीजन स्ट्रैटेजीज है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म आउटलुक रखना है, मुझे लॉन्ग टर्म रखना है, या मुझे 6 महीना फ्री देना है, मुझे साल भर फ्री देना है, जैसा भी, वो आपके कॉस्ट इंफॉर्मेशन और आपको जो लॉन्ग टर्म डिसीजन स्ट्रैटेजी है ताकि आप कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओ, इन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सर इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। आज लोगों का मेन एम क्या होता है पता है? कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करे। सस्टेनेबल का मतलब है भाई ऐसी ग्रोथ जो रहे, ऐसा नहीं कि एक साल 50% कमा ले अगले साल 0, ऐसा नहीं है बेटा। ग्रोथ ऐसी चाहिए जो सस्टेनेबल रहे कि भाई मैं कमाऊं कमाऊं कमाऊं। आप लोग एसएफएम में पढ़ते हो ना ग्रोथ रेट यूजुअली परपेचुइटी के लिए होता है, तो वैसी ग्रोथ कमानी है, वैसी ग्रोथ कमानी है। तो उसके लिए आपको एम ऐसा करना है कि आप सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अचीव कर पाओ। कैसे करोगे बेटा? ठीक है, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप। अभी क्या होता है अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले, आगे आपके चार्ट्स में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूं। अभी यहाँ आ गया तो ये देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप को ही बोलते हैं लो कॉस्ट एडवांटेज। समझो एक चीज, कॉस्ट लीडरशिप को ही बोलते हैं लो कॉस्ट एडवांटेज। सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बताता हूँ। एक चीज बताओ, आप लोग आज सीए बनोगे, आज से 2 या 3 महीने बाद आप में से कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओगे, कुछ लोग का ग्रुप 2 क्लियर होगा, एज द केस में भी। पहली सैलरी आएगी ना, मेजोरिटी लोग आईफोन लेंगे। क्यों? क्योंकि आईफोन ने भाई कभी अपनी प्राइसिंग को कम नहीं किया। आईफोन एक प्रीमियम ब्रांड है। इतने सालों में आईफोन की प्राइसिंग देखिए कभी की नहीं बोले दिवाली चल रही तो अपन अपना जो 1.5 लाख का प्रो है उसको ना 20,000 में देते। आईफोन ऐसा कभी नहीं करता। आप आज भी अगर आईफोन 12 लोगे, आज 13 आ गया है, 13 प्रो आ गया है, आप आज भी 12 लोगे तो आपको 70 to 60,000 का मिलेगा। क्यों? बिकॉज आईफोन बिलीव्स इन दैट। आईफोन ने उतना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, सुपीरियर क्वालिटी पे बिलीव करता है। इसलिए प्लीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर एग्जांपल आईफोन का लिख लेना, ठीक है। सुपीरियर क्वालिटी पे बिलीव करता है, इनोवेशन पे बिलीव करता है कि डे टू डे नया इनोवेशन होगा। डे टू डे एप्पल ने जैसे फर्स्ट फोन था जिसने 3.5mm जैक हटाया। आई नो ये थोड़ा पोलराइजिंग पॉइंट है, लेकिन आईफोन वाज द फर्स्ट फोन। उसके बाद बाकी सब फोनों ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया। आईफोन ने फेस डिटेक्शन लाया। भाई प्रोडक्ट लीडर होता है, नए नए इनोवेशन लाता है कि ये नया इनोवेशन है, ये नया इनोवेशन है, डे टू डे नए इनोवेशन लाता है। क्यों? क्योंकि नई इनोवेशन से ही तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करेगा। और तीसरा कस्टमर सर्विस। ये जो लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काम करते हैं वो लोग के लिए कस्टमर सर्विस से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं जानबूझ के एप्पल के एक सीमलेस एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं कि सीमलेस एग्जांपल रहे। आपका कोई भी आईफोन, आज आईफोन 13 है, अगर आपका आईफोन 6 है या आईफोन 4 भी है ना, ऑफकोर्स 4 के अब iOS अपडेट्स नहीं आते, 7 के आते। अगर आपका आईफोन 7 भी 2014 में निकला था, 14 में, आज आपके 8 साल हो गए फोन। आप अभी भी एप्पल के कोई स्टोर में लेके जाओ, इंस्पायर में लेके जाओ, एप्पल के स्टोर्स में लेके जाओ, दे विल स्टिल अटेन यू। एंड अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है तो दे विल मेक श्योर कि आपका फोन ठीक हो। ऐसा नहीं कि सर ये पुराना हो गया जाइए, जो सैमसंग करता है या जो रेडमी करता है। क्यों? बिकॉज एप्पल बिलीव्स इन सुपीरियर कस्टमर परफॉर्मेंस। एप्पल बिलीव्स इन सुपीरियर कस्टमर परफॉर्मेंस। अच्छा सर, और दूसरा लो कॉस्ट एडवांटेज। लो कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है बेटा? ये लोग लोअर प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर को। जैसे रेडमी हो गया, रेडमी आपको 15-20,000 में टॉप एंड प्रोसेसर दे देगा, मीडियाटेक का चिपसेट दे देगा, एक्सक्यूज मी, मीडियाटेक का चिपसेट दे देगा, आपको हर चीज बेस्ट दे देगा, लेकिन एक लो एंड प्राइस पे। सर ये लोग लो एंड प्राइस कैसे करते हैं? या तो बेटा ये लोग सीधा सीधा ब्लंटली कॉपी कर लेते हैं, जो बिग ब्रांड्स होती है उनको ब्लंटली कॉपी करते हैं, या ये लोग इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते, इतना लार्ज स्केल। आज रेडमी चाइना में सबसे ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा है। क्यों? ये लोग इतना लार्ज में करते कि इनको हर चीज डिस्काउंटेड रेट पे मिलते है। आप लार्ज में बनाओगे तो आप लेबर को रेट तो उतना ही दोगे, तो लेबर काम ज्यादा करेगा, आपको जो आपका सप्लायर है वो कम रेट में देगा। तो ये लोग लार्ज स्केल में काम करते हैं, इसीलिए लोग लोअर प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हो गया लो कॉस्ट एडवांटेज, ये होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी आज अपने को क्लास में पढ़ने को बहुत ईजी हो रहा,
लेकिन लाइफ में जब आप अगर इस फील्ड में जॉब पे जाओगे ना, आपको लाखों रुपए मिलेंगे साल के, यू लर्न लैक्स ऑफ रुपीज, बट यू नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको स्टडी मैट से भी लिंक करवा देता हूँ। ये देखिए, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है अपन ने पढ़ लिया। ये इग्नोर 6 और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के जो डिसएडवांटेजेस है वो भी समझ ली, ये उसी को इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा SCM क्या होता है वो पढ़ लिया। ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल शॉर्ट में समझा देता हूँ, रिविजन क्लास है, शॉर्ट में समझो। एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, A और B मेरे 2 प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब अगर आप ब्लंटली सिर्फ प्रॉफिट पे देखोगे तो भाई A का नेट प्रॉफिट 20 है, B का नेट प्रॉफिट -2 है, मेरा नेट प्रॉफिट 18 आता, दोनों को ऐड करें तो 18 आता, 18 लाख है, अभी 18 समझो। हाँ सर, प्रॉफिट तो 18 आ गया। अब आपको एक आगे की इंफॉर्मेशन दी एडिशनल कि however with additional information that sale of product A would fall by 25% अगर B नहीं बेचा तो। अब आप लोग क्या सोचोगे इधर, सर B में तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है ना, तो छोड़ दो ना, B काहे बनाते, छोड़ दो, हटाओ B को। बेटा अगर आप B नहीं बेचोगे ना तो कस्टमर 25% लोग A भी नहीं लेंगे, तो A कितना बचेगा सर, 20 का सिर्फ 75% बचेगा, मतलब सर 15 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। अगर मैं B बनाता हूं तो मुझे 18 रुपए का प्रॉफिट है, अगर मैं B नहीं बनाता हूं तो मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट है। क्या सोचोगे, सर छोड़ो ना, B बना ही लेते, भले 2 का लॉस है लेकिन ओवरऑल 3 का प्रॉफिट है। ये कैसे होगा, ये जब आप स्ट्रैटेजिकली सोचोगे, आप सिर्फ कॉस्ट के अलावा डिसीजन लोगे। अगर कॉस्ट के बेसिस पे लोगे तो डायरेक्ट ये करोगे, कॉस्ट के अलावा आप सोचोगे कि भाई अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तो शायद, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, एक किराना शॉप है, किराना शॉप में आपके शॉप में सबसे ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल और गेहूं बिकते हैं, आपने चावल और गेहूं लास्ट में रखे, आपके शॉप में लास्ट में रखे, आप ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे हो चावल और गेहूं में। ठीक है। लेकिन कस्टमर, जब ये शॉप है और ये आपका चावल और गेहूं का कंटेनर है, कस्टमर यहां से एंटर हुआ, कस्टमर ऐसा ऐसा चलेगा, ये आपका लास्ट में चावल और गेहूं है, आपने जो बीच में है ना, ये जो बीच की सारी चीजें, यहाँ आपने चॉकलेट्स रखी है प्रीमियम वाली, यहाँ कुछ और रखा है। अब कस्टमर यूजुअली अगर उसके बच्चे के साथ आया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में बच्चा रोने लग जाएगा, चॉकलेट लेगा या उसको और कुछ चाहिए, कस्टमर को भी लगता है अब यहाँ तक आया हो तो ये ले लेता हूँ, भले ही जरूरत नहीं है फिर भी वो कोई एक आइटम खरीदेगा, आप प्रॉफिट उसमें कमाते हो। ये होती है बड़ी ब्रांड्स की सोच, डी मार्ट, वॉलमार्ट, वो लोग ऐसा सोचते हैं, इसीलिए वो लोग उस लेवल पे, समझा आपको। तो सिर्फ कॉस्ट के भरोसे कभी नहीं सोचना, कॉस्ट के भरोसे कभी नहीं सोचना, साथ में अलग अलग डिसीजन फ्रेमवर्क लगाना। ठीक है। ये होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अब इसकी 2 केस स्टडीज है, मैं दोनों केस स्टडीज फटाफट समझा देता हूँ। पहली केस स्टडी क्या होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में नहीं जाती है। वो क्या सोचती है, यार जब खराब होगी ना कोई मशीन तभी मेंटेन कराएंगे, यार ऐसा रेगुलरली, जैसे एक्वागार्ड या ये वाटर प्यूरिफायर, ऐसा हम रेगुलरली क्यों मेंटेन करवाए। तो ऐसे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क है। समझ लो दिवाली है, तुम्हारे पास 1 लाख का ऑर्डर है, ठीक है, 1 लाख गुड्स का। अब भाई तुम्हारी मशीन खराब होगी, दिवाली के सिर पे मशीन खराब होगी, एक तो कोई वर्कर मिलेगा नहीं, पहली बात मशीन सुधारने को, दूसरा मिलेगा भी तो तुम 1 लाख का गुड्स कैसे दोगे, तुमको तो लेट हो जाएगा 1 लाख गुड्स के लिए, और जब तुमको 1 लाख गुड्स देने को लेट होगे तो तुम्हारे जो गुडविल है या तुम्हारी जो ब्रांड वैल्यू है वो कम होगी। तो ये है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जिस पे ध्यान देना है। सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं होते बेटा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं, वो है ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो तुम्हारे अफेक्ट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम है जो मैं एप्पल वाला बताया था। कंपनी ने क्या किया है कि भाई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उन्होंने कस्टमर सर्विस सेंटर बंद कर दिए। अब जो पुराने कस्टमर सर्विस सेंटर है, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर, आज नागपुर में अगर कोई कंपनी के 4 सर्विस सेंटर है, 100 कंप्लेंट्स आती होगी दिन की, एग्जाम्पल, चारों जगह अभी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए 25-25 लोग, मैंने 2 बंद कर दिया, 2 ही रखा है। अब वो जो 2 सर्विस सेंटर है वहां 50-50 लोग आएंगे, तो वहां का लोड बढ़ जाएगा, मतलब वहां पर जो कस्टमर है मैं उनको सर्विस नहीं दे पाऊंगा, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आज के बिजनेस में। प्राइमरी एम है कस्टमर एक्विजिशन। तो ये स्ट्रेटेजी नहीं परवड़ी क्योंकि आप सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे देख रहे हो, आपने उसके साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं इंक्लूड किए। यही डिफरेंस होता है स्ट्रेटेजिकली सोचने में और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में। ठीक है। अब सर आप इतना तो बोल रहे हो सर कि SCM लगाओ, लेकिन सर SCM लगाएंगे कैसे, उसकी कुछ स्टेजेस होगी। हाँ बेटा कुछ स्टेजेस है, तो सर एक बार स्टेजेस समझा दो। बेटा स्टेजेस समझा देता हूँ मैं। स्टेजेस क्या होती है, सबसे पहले तो बेटा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो, सिंपल एग्जाम खुद का, इसमें खुद का एग्जाम्पल लो, तुम्हें पास होना है तुम कैसे करोगे।
सबसे पहले मैं भाई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करूंगा कि जैसे मुझे फरवरी महीने में कॉस्टिंग खत्म करना है एससीएमपी, फिर मई महीने में मैं डीटी करूंगा, सॉरी मार्च महीने में मैं डीटी एंड आईडीटी करूंगा, और जो ऑप्शनल है वो एक वीक में अप्रैल में कवर करूंगा, फिर रिवाइज करूंगा, जो भी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले फॉर्मुलेट करो स्ट्रैटेजी को, यस सर फॉर्मुलेट कर ली। फिर कम्युनिकेट करो। अब इसमें थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वाला आपके केस में नहीं लगेगा, लेकिन आप समझो आप खुद उस हिसाब से खुद ही खुद के ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप खुद सोचोगे हाँ यार मेरे को इस दिन ये कवर करना है, तो खुद को कम्युनिकेट करो, खुद को बोलो। और ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगी भाई, अपने वर्कर्स, अपने लेबरर्स, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने लॉयर्स, जो भी लीगल टीम है सबको बताओ अपनी स्ट्रैटेजी। फिर डेवलप करो एक अप्रोच और टैक्टिक्स की वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो। जैसे मैंने सोचा है मैं 10 दिन में कॉस्टिंग करूंगा तो मैं ऐसा ऐसा पढ़ूंगा, या मैंने सोचा मैं 1 महीने में सब्जेक्ट करूंगा तो मैं उस हिसाब से स्टडी करूंगा। ये डेवलप करो और ये इंश्योर करो, इंप्लीमेंट करो एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम की तुम्हारी चीजें अप्लाई हो रही है और प्रॉपरली चल रही हो। कंपनी के केस में समझो, जैसे मेरे कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि सब लोग को 8-10 बजे आना ही है, ये मेरे कंपनी की स्ट्रैटेजी कि टाइम कैप एकदम फिक्स होने चाहिए। हम पंक्चुअलिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो आप 10 बजे आओ, 10 बजे सबसे पहले मेमो डालोगे, सबको स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी मैनेजमेंट की 10 बजे की। अब सबको आप मेमो डालोगे, मेल डालोगे, फ्रॉम टुमारो एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट बाय 10 AM एट द ऑफिस। चलो डन, सबको कम्युनिकेट कर दिया। फिर इंश्योर करो कि पहले खुद 10 बजे पहुंचो, क्योंकि अगर ओनर ही 11 बजे पहुंच रहा है तो बहुत बुरा इंप्रेशन है। पहले खुद 10 बजे पहुंचो और एक मॉनिटर एंड कंट्रोल सिस्टम बनाओ ना, फिंगरप्रिंट रीडर या फिर कार्ड रीडर की कौन 10 के बाद आ रहा और कौन 10 के पहले आ रहा है, कौन 10 बजे आ रहा है, ये सब चीजें कंट्रोल करो। और जो लेट आ रहा उनको ओकेजनली आप उस हिसाब से उनको डांटो, या जो भी है जो भी उस हिसाब से डिसीजन लो, उस हिसाब से अप्रोच करो। ये हो गई स्ट्रैटेजीज, स्टेजेस ऑफ एससीएम। क्या होगी? स्टेजेस ऑफ एससीएम। अब स्टेजेस ऑफ एससीएम के बाद भाई नेसेसिटी, सर एससीएम चाहिए क्यों? ठीक है, ये हो गया स्टेजेस ऑफ एससीएम। मैं जानबूझ के स्टडी मैट से तभी के तभी लिंक करवा दे रहा हूँ, ठीक है, स्टडी मैट से। फिर नेसेसिटीज, अब नेसेसिटीज का मैंने शॉर्टकट बनाया बी असुर, बी असुर, बी असुर, ठीक है, ASUR। सबसे पहले ये अपने को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बताता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या लगाना है। देखिए, इट इज कॉस्ट एनालिसिस इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता है कि स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स क्या है और आपको कौन से एलिमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट का जो बी ए, फिर S से स्टेजेस, U से अंडरस्टैंडिंग और R से रिलेशनशिप। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता है स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स, यस सर। ए से बेटा अगर आपको लग रहा है तो आप अल्टरनेट मेजर्स कर सकते हो टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि मुझे नहीं लग रहा यार कि मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे जाऊंगा, मैं ना लो कॉस्ट लीडरशिप में चला जाता हूँ। मैं ना लो कॉस्ट लीडरशिप, जैसे सैमसंग ने किया, सैमसंग S20 भी निकालता है, S21 अल्ट्रा निकालता है, सब निकालता है, लेकिन उसको पता है हम उस मार्केट में आईफोन से नहीं कवर कर सकते, तो उसने क्या किया, उसने सस्ते फोन्स भी निकाले। तो आपके ऊपर है, आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जाना है, लो कॉस्ट लीडरशिप जाना है, या दोनों जाना है, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। यू कैन गो विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप और बोथ A एंड B, ठीक है। ये आपको अल्टरनेट मेजर्स दिखाता है। बी असुर, एस से क्या होगा बेटा, जो स्टेजेस ऑफ एससीएम है वो इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। स्टेजेस क्या है सर? फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल। अपन ने देखा फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, इंप्लीमेंट, कंट्रोल, ये हो गई 4 स्टेजेस। ASU, यू से बेटा अंडरस्टैंडिंग देते क्लियर कि भाई कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे करेगी कंपनी। मैंने सस्टेनेबल ग्रोथ को समझाया, कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे करेगी, ठीक है। BSAUR, और R से बेटा आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एक्टिविटीज इन वैल्यू चेन। सर ये वैल्यू चेन क्या है? पढ़ेंगे अपन वैल्यू चेन, अभी के लिए समझो। रिलेशनशिप आपको बताता है बिटवीन वैल्यू चेन, जो जो अलग अलग प्रोसेस जो कंपनी में वैल्यू देती है। डिटेल में अपन सब पढ़ने वाले यही चैप्टर में, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले सको। ये हो गई नेसेसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्सेस एससीएम के डिफरेंस दिए हुए, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जो आपने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस पढ़ी है ना, कि भाई कस्टमर डायनामिक्स पे फोकस नहीं करता है, शॉर्ट टर्म आउटलुक है, कॉस्ट रिडक्शन है, इनोवेशन पे ध्यान नहीं देता है, वो 6 पॉइंट्स, वही 6 अपोजिट कर दो तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाता। शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन एम है, कॉस्ट रिडक्शन एम नहीं है। रिस्क अवर्स, रिस्क टेकिंग। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोएक्टिव का अपोजिट होता है, दैट इज रिएक्टिव होता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोएक्टिव होता है, मतलब सॉरी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इज योर रिएक्टिव, क्योंकि ये होने के बाद होता है, आई एम सॉरी, एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज योर प्रोएक्टिव। ये चीजें होने के पहले ही डिसाइड करता है, समझा? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। नेक्स्ट, देन यहां तक अपना क्या पार्ट हो गया सर? ये अपोजिट्स ऑफ टीसीएम लिमिटेशंस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, यहां तक का पार्ट हो गया।
अब अपन चलते कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब यूजुअली मैंने स्टूडेंट से पूछा, वो लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, कंपोनेंट्स और फ्रेमवर्क। बेटा कंपोनेंट्स मतलब जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, और फ्रेमवर्क मतलब जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है। जैसे इंडिया में अगर किसी को लीगल फ्रेमवर्क की आज अपन बात करते हैं, इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या है? अगर आपको किसी के अगेंस्ट लीगल केस करनी, या तो आप अपनी लोकल कोर्ट में जाओगे, या फिर आप आपके स्टेट के हाई कोर्ट में जाओगे, या उससे भी ज्यादा केस है तो देश के सुप्रीम कोर्ट में जाओगे जो दिल्ली में। तीन चॉइसेस है आपकी, या तो लोकल कोर्ट, या तो हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट। ये हो गए कंपोनेंट्स। और ये तीनों कोर्ट का मतलब क्या है? दे एक्ट एज वॉच डॉग्स की किसी के साथ कोई बुरा ना हो। ठीक है, सो ये हो गया तीनों। ये छोटा एग्जांपल है आपको फ्रेमवर्क और कंपोनेंट्स का डिफरेंस बताने में। अब अपन कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम पढ़ते हैं। सर हम ये याद कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं। एससीएम तीन वर्ड है। हाँ सर एससीएम है। एस से क्या होता है पता है? एस से याद करना स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। एक एक वर्ड से याद करो, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। यस सर, एस से पोजीशन हो गया। सी से कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। हाँ, और एम से पता है अपन क्या करते हैं? यार वो मेरे को दे दे, ये तू ले ले, वो मेरा वो तेरी, वो मेरा वो तेरा, वो मेरा वो तेरा। मुझे पता है बहुत वियर्ड लॉजिक है, लेकिन याद हो जाता। वो मतलब वी से वैल्यू चेन एनालिसिस। और ये वो मेरा वो तेरी ना सबसे ज्यादा माइकल पोर्टर करता है, इसलिए वैल्यू चेन एनालिसिस माइकल पोर्टर का बहुत काम आता है। अपन पढ़ने वाले, लेकिन मैं चीजें याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में लॉजिक तो ठीक है, सेकंड आपको चीजें याद भी करनी होती है अगर पास होना है तो। ठीक है, तो ये हो गया एससीएम के 3 पॉइंट। एस से सर स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, सी से कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एम से मेरा तेरा। मेरा तेरा कौन करता? सर मेरा तेरा तो पोर्टर करता है, मेरा तेरा सबसे ज्यादा तो माइकल पोर्टर करता है, तो एम से माइकल पोर्टर, या एम से माइकल पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी डायग्राम क्यों दी हुई है मैंने? ये तीनों इतने जरूरी है ना बेटा, कि अगर स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेफ्ट तरफ हो रही है, अगर ये घूम रहा है, तो मुझको बताओ अगर ये पार्ट घूमा तो ये इससे टकराएगा, और ये इस तरफ घूमेगा, और ये भी फिर घूमेगा। अगर एक पार्ट चेंज होता है तो तीनों चीजें चेंज होती है। ये तीनों इंटरलिंक है। यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। इन तीनों का साइमल्टेनियस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट माई फ्रेंड वर्क इन एन आइसोलेटेड एनवायरमेंट, यू नीड टू हैव एन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको इस चीज का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों दोनों तरफ की डायरेक्शन का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, चार्ट्स में लिखा हुआ है। एंड मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके जो भी डाउट्स है आप ये नंबर पे व्हाट्सएप करो मुझे। यहाँ व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, जहां यू आर कंफर्टेबल यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस ये हो गया अपना। अब अपन एक एक चीज पढ़ते हैं। पोजीशन पे पढ़ते हैं सबसे पहले। चलो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी पोजीशन किस चीज पे डिपेंड करेगी? सर इंटरनली मैं कैसा हूं और एक्सटर्नली मैं कैसा हूं। पोजीशन किस चीज पे डिटरमाइन करेगी? कि सर इंटरनली मैं कैसा हूं और एक्सटर्नली मैं कैसा हूं। ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इन दो चीजों पे आपकी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन डिटरमाइन होगी। आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो पोजीशन, तुम इंटरनली कैसे हो, एक्सटर्नली कैसे हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो फैक्टर्स आते हैं। अब इंटरनल में, इंटरनल का एक और सेग्रीगेशन है कि इंटरनल फैक्टर्स के अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या वैल्यूज कल्चर है, जो मैं यूजुअली इंटरनल में ही मानता हूँ, लेकिन आईसीआई ने ऐसा लिखा इसलिए मैं ये बता दिया। इंटरनल फैक्टर्स आपके जो रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज है, कि भाई मेरे पास मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहां पर मेरे पास यूरेनियम का बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, तो मैं उससे न्यूक्लियर चीजें बना सकता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के इलेक्ट्रिसिटी दे सकता हूँ। क्यों? ये मेरे यहाँ के रिसोर्सेज है और मेरे पास एक कैपेबिलिटीज है, कॉम्पिटेंसीज है कि मैं ये सारी चीजें कर पाऊँ। ये मेरे इंटरनल रिसोर्सेज है। उसके लिए भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वैल्यूज कल्चर है कि मैं सिटी से दूर रखूंगा, नहीं तो भगवान ना करे भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कोई केस हो जाए। मैं सिटी लिमिट से दूर रखूंगा। मैं भाई लोगों को टाइम पे आने बोलूंगा। मैं एक्सक्यूज मी, मैं वो सारे फैक्टर्स लगाऊंगा जो भाई जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मेंटेन हो। ठीक है, ये सब होगा ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड कल्चर। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की चीजें। अब इसमें आपको दो चीजें समझनी है। एक तो पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल, अब पेस्टल क्या होता? ठीक है, पेस्टल एनालिसिस बहुत जरूरी है। पेस्टल क्या होता है? पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। क्या एनालिसिस बोल रहे हो सर आप? सर आप बोल रहे हो पेस्टल एनालिसिस। यस, मैं बोल रहा हूँ पेस्टल एनालिसिस। दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। भाई पॉलिटिकली क्या, कौन सी पार्टी है उस पर भी डिपेंड करता है क्या बिजनेस चलेगा।
ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी कैसी है भाई, इकोनॉमी रिसेशन में है या ग्रोथ में है, कैसी है, अभी कोविड का जैसे थोड़ी ग्रोथ हो रही है तो शायद प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, ड्यूरिंग कोविड प्रोडक्ट्स कम बिक रहे थे। सोशली कैसा है, सोशल एटमोसफेयर कैसा है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल स्कूटर्स बनाता हूँ, जैसे प्लेजर थी, अब वाई शुड बॉयज हैव ऑल दी फन, तो सोशल डेमोग्राफिक क्या है बाहर, कि भाई बाहर लड़कियां ज्यादा है या लड़के ज्यादा है, मैं प्रोडक्ट्स किनको सेल कर रहा हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है या पुरानी है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तो नहीं अफेक्ट कर रहा हूँ। जैसे अभी मुंबई में जो केस हुआ था जो मेट्रो का, कि मेट्रो के लिए आराध्या वो पूरा प्लांट का, तो एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अलावा कभी कभी लीगल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे अभी हुंडई का केस चला कि हुंडई केएफसी इन्होंने कुछ डाला था तो इन पे लीगल केस हो गया कश्मीर रिलेटेड। तो ये कुछ चीजें जो अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। फिर इसके साथ एक और चीज आती है जो क्या आती है, पोर्टर के 5 फोर्सेस। सर माइकल पोर्टर, इसीलिए मैंने बोला था माइकल पोर्टर, मेरा तेरा कौन करता है, माइकल पोर्टर। तो माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस, सर ये कौन से 5 फोर्सेस है बेटा, अपन पढ़ने वाले ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कि माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस है। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपको ये चार्ट एक बार मैं क्विकली और रिवाइज करवा दूंगा। ये देखिए आपके स्टडी मैट का पार्ट, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए डिटरमाइन होता है, पेस्टल एनालिसिस देख लिया अपन ने, पोर्टर के 5 फोर्सेस, यही चीजें इधर लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्टडी मैट से पढ़ सकते हो, ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं इसमें क्विकली आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद आता है सर कॉस्ट ड्राइवर, जो अपन ने कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या होता है पता है आपको, कॉस्ट ड्राइवर मतलब कॉस्ट इज, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, कॉस्ट इज कॉस्ट बाय वेरियस फैक्टर्स। कॉस्ट सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होता, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, लीगल खर्चा, अकाउंटिंग, व्हाट नॉट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, 10-15 खर्चे, और ये सब इंटर रिलेटेड है। एक भी चीज बदली तो आपकी कॉस्टिंग बदलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको समझी। हाँ सर, अब कॉस्ट को, जो कॉस्ट ड्राइव किससे होता, कोई भी चीज ड्राइव कैसे होती, उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर समझो। इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटपुट। ऐसा नहीं कि भाई 10 किलो बनाओगे तो कम लगेगा 100 किलो, ये एक टाइप है। इसके अलावा और भी चीजें होती है जो आपके कॉस्ट को ड्राइव करती है। सिर्फ वॉल्यूम में आउटपुट एक टाइप का तरीका हो गया, एक टाइप का डेरिवेशन हो गया, इसके अलावा 50 चीजें और है जो आपकी चीजों को चेंज करती है। ठीक है, अब सरो 50 अपने को कोई नहीं समझना है, अपने को बेटा ये समझना है कि सिंगल फंक्शन पे नहीं डिपेंड होता, ऑल आर इंटर रिलेटेड, सिंपल फंक्शन नहीं है वॉल्यूम और आउटपुट का। ठीक है, अब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, अब सबसे पहले क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, इसको याद कैसे करोगे आप। देखिए एक चीज समझना, 2 टाइप के ड्राइवर होते हैं, ये सिर्फ बहुत वियर्ड निमोनिक है सिर्फ याद करने के लिए। 2 टाइप के ड्राइवर होते हैं, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल जो एक बेसिकली स्ट्रक्चर पे चढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर पे जाते हैं, रोड पे चलाते हैं, राइट लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं प्रॉपर लोग, और दूसरे एग्जीक्यूशन अपने सलमान खान जैसे भाई एग्जीक्यूट कर देते, लोगों को खत्म कर देते। बहुत वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन 2 टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल। ठीक है, अब मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है पता है, ये वो फैक्टर्स है जो कॉस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्म्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे मुझे ये पेन बनाना है, क्या बनाना है बेटा, ये पेन बनाना है। अब आज ये पेन मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूं तो शायद एक पेन बनाने को मेरे को 2 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे, पूरे मशीन ही 5 मिनट लगेंगे। यस सर, ये मुझे फर्स्ट टाइम 5 मिनट लगे। अगर मेरे पास टोटल 100 आवर्स है फॉर एग्जाम्पल, और 100 मिनट्स है अभी के लिए सिंपल रखने के लिए, मुझे 5 मिनट एक पेन बनाने को लगता है। मैं टोटल कितने पेन बना पाऊंगा सर, 20 पेन बना पाओगे आप, 20 पेन बना पाओगे। यस सर, तो ये क्या है, ये है मेरा। अब मुझे एक चीज समझाना, फैक्टर्स, कॉस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, दूसरा स्केल एंड स्कोप। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं पेन रेगुलर बनाता हूँ, रेगुलरली मेरा पेन का काम है, तो शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं बेटा एक पेन को ना 5 मिनट नहीं लगेंगे मेरे को, 3 मिनट लगेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 मिनट लगेंगे। कितना लगेगा बेटा, 2 मिनट लगेगा एक पेन बनाने को, सॉरी 2 मिनट लगेगा मेरे को एक पेन बनाने को। तो बेटा मैं कितने पेन बना पाऊंगा इन अ डे, सर आप 50 पेन्स बना पाओगे, 50 पेन बना पाओगे। एक पेन को 2 मिनट, टोटल 100 मिनट है आपके पास, आप 50 पेन बना पाओगे। क्यों हुआ ये, मेरा स्केल एंड स्कोप क्यों बढ़ गया प्रोडक्ट का, क्योंकि मेरे को लर्निंग कर्व हुआ है। लर्निंग कर्व मतलब क्या, आपको आज आप फर्स्ट टाइम को चैप्टर पढ़ोगे तो शायद आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगे, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे बेटा रिवीजन में फटाक से हो जाएगा, थर्ड टाइम और फटाक से, और जब एग्जाम के 1.5 दिन करते हो बेटा, पूरा कोर्स 1.5 दिन में रिवाइज करते हो। क्यों होता है ये, क्योंकि अपना स्पीड है भाई, उस टाइम अपना लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा हो जाता है। सिंपल गाड़ी चलाना सीखे होगे तो जब फर्स्ट टाइम कार चलाना सीखे होगे, क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेटर में 15-20 मिनट लगे होगे। अब तो सोचते भी नहीं हो, सीधा क्लच दबाया, एक्सेलरेट निकाल ली,
क्यों? क्योंकि ये होता है लर्निंग कर्व, आप लर्न करते करते चीजें सीखते हो, ठीक है, उससे आपका इम्पैक्ट चेंज होता है। क्योंकि पहले कॉस्ट कैसे बदलेगा सर? अरे अब बेटा अगर मुझे पेन बनाने को, एक पेन बनाने को पहले 10 रुपए लग रहे थे, क्योंकि मेरा लेबर लेता था 5 मिनट में काम करने के लिए 1 घंटा, 1 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। अब वो बेटा काम तो 2 ही मिनट में कर रहा है, लेकिन दे तो मैं उसको 10 ही रुपए रहा हूं, तो मेरा ओवरऑल पेन का कॉस्ट कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं ज्यादा पेन बना पा रहा हूं, तो ज्यादा मार्केट में बेचूंगा, तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। समझा? ये होता है नेक्स्ट, ठीक है, ये होता है नेक्स्ट पार्ट। मैंने यहाँ मिटा दिया, आप लोग को एग्जाम्पल कोट करना तो आप लोग कोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और यूजुअली ये अर्ली स्टेजेस में बेटा कॉस्टली होगा ना, लेटर स्टेजेस में रिड्यूस होगा ना। सिंपल, अभी सेम एग्जांपल, पेन स्टार्टिंग में 2 रुपए 5 मिनट लग रहे थे, लेकिन बाद में 2 मिनट में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कंपनी का, पूरा ओवरऑल फर्म का, कि मेरे फर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें लर्निंग कर्व एनालिसिस लिखना बहुत जरूरी है, अगर आपको एग्जीक्यूशन या स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स आए तो दोनों के डिफरेंसेस। देन एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं? बेटा ये सिंपल है, जो ऊपर स्ट्रक्चरल सोचा ना वो एग्जीक्यूट कैसे हो गए, तुम्हारे स्ट्रक्चर जो सोचा वो एग्जीक्यूट कैसे हो गए, वही लिखा हुआ है। हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। रिसोर्सेज एम्प्लॉय कैसे करोगे कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ। ये डिराइव होता है भाई मैनेजमेंट स्टाइल एंड पॉलिसी, कि मैनेजमेंट क्या चाहता है। भाई मैं चाहता हूं कि मुझे क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो मैं वर्कर्स को बोलूंगा तुम्हें टाइम लग रहा है तो टाइम लगाओ, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करो, ठीक है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। या मैं वर्कर को बोलूंगा भाई मुझे क्वालिटी से मैटर नहीं, मैं लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। वापिस एक चीज आई, क्या आई सर? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। वही चीज इधर भी आ रही है। तो बेटा चैप्टर इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एक पॉइंट आप, हाँ ठीक है, एक आप इंडिविजुअल में भी पढ़ते हो, लेकिन आपको कनेक्टिंग द डॉट्स वाली टेक्निक समझनी पड़ेगी कि सब चीजें लिंक कैसे होती है, ठीक है। चलिए, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले। TQM क्या होता, ठीक है। ये होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। कौन से दो होते सर? सलमान खान जैसे लोग जो एग्जीक्यूट कर देते तो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, और नॉन सलमान खान जो एक प्रॉपर रोड पे एक स्ट्रक्चर पे चलाते, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। नाउ ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, दोनों पार्ट खत्म। अब इसमें से अपना क्या क्या हो गया सर? सर पोजीशन हो गया, कॉस्ट ड्राइवर हो गया। अब अपन वैल्यू चेन पे पढ़ते हैं। बेटा वैल्यू चेन कौन करता? मैंने बोला वो मेरा, वो तेरा। सबसे ज्यादा कौन करता? सर माइकल पोर्टर करता। कौन करता? सर माइकल पोर्टर करता सबसे ज्यादा। मेरा तेरा कौन करता? माइकल पोर्टर करता। अब वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले समझो। अपन ना फर्म में जो जो प्रोसेसेस है, जैसे ये पेन बना रहा हूं मैं। अब ये पेन बनाने में बेटा मेरे प्रोसेस है, ये पेन का ढक्कन बनाना है, पेन का पीछे का बनाना है, पेन की कैप बनानी है। अब ये सब चीजें एक एक प्रोसेस है। अब मैं ना आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सी चीज मेरे को एक्चुअली प्रोडक्ट में वैल्यू डाल रही है, कौन सी। एक वैल्यू है मेरे फर्म में कि भाई, एक बहुत वियर्ड वैल्यू है मेरे ऑफिस की, कि भाई क्या होता है कि वर्कर्स ना लंच टाइम 2 घंटे ले लेते हैं, यूजुअली 1 घंटा रहता है। मेरे यहाँ वर्कर्स है ना आधी घंटा लंच लेते हैं और मस्त सो जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज ये मेरे यहाँ की वैल्यू प्रोसेसेस है। अब ये वैल्यू तो क्रिएट नहीं कर रही है, तो मैं वर्कर्स को बोलूंगा यार तुम लोग लंच के बाद सो क्या रहे हो, लंच के बाद काम करो। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन सी वैल्यूज, कौन सी प्रोसेसेस जो फर्म प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही है और कौन सी प्रोसेसेस वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीजें नहीं ऐड कर रही है, अरे उनको हटाओ यार, हटा 7 की घटा। जो चीज नहीं आ रही है विच लीड टू नो वैल्यू एडिशन इन द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, रिमूव दोस प्रोसेसेस, ठीक है। ये फर्म को हेल्प करती है किस चीज में बेटा? अगेन सर कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब सर इसके अलावा वैल्यू चेन एनालिसिस में यहां से समझ लो, इसके अलावा माइकल पोर्टर, मैं तेरा, मैं वो मेरी, वो तेरी, कौन कहता है? माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने क्या बोला कि बेटा कुछ एक्टिविटीज होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी? मैंने डायग्राम भी बना के रखी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यस सर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कुछ एक्टिविटीज होती है। ये उसी को हैंड रिटन फॉर्म में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कुछ एक्टिविटीज होती है। अब सर प्राइमरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से समझो सर, सर्विस सेक्टर के लिए इसके बाद आएगा प्रभु, रुको पहले मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं सप्लायर से बुलाना पड़ेगा ना। हाँ सर बुलाना तो पड़ेगा। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आ रहे बेटा प्रोडक्ट दे सप्लायर, सप्लायर भाई मुझे प्रोडक्ट दे, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर मेरे यहाँ प्रोडक्ट आ गया, अब मैं उस पर कुछ ऑपरेशंस करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप सर ऑपरेशंस। अब प्रोडक्ट बन गया, ऑपरेशंस हो गया, अब मैं मेरे शॉप्स में भेजूंगा, क्या करूंगा? मेरे शॉप में भेजूंगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। देन अब शॉप में भेज दे, अब मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, कायरा एडवाणी को हायर करूंगा,
या फिर करीना कपूर को हायर करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, सेल्स करूंगा, एंड देन आफ्टर सेल सर्विस दूंगा। भाई सेल्स तो हो गई, आफ्टर सेल सर्विस कि यार किसी के प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, वारंटी क्लेम्स हो गए, नॉन वारंटी क्लेम, वो सब पे ध्यान दूंगा। ठीक है, ये सब बहुत ध्यान में रखना, आगे आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कॉन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट, ये सब लिंक होता है उधर, इसलिए फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझना। सपोर्ट एक्टिविटीज। अब बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट तो चाहिए, लाइफ में बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। सपोर्ट कैसे दोगे? मुझे एक चीज बताओ, समझो, जानबूझ के लिंक करवा रहा हूँ। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए खरीदना पड़ेगा ना कहीं से गुड्स। हाँ सर, प्रोक्यूरमेंट। इनबाउंड के साथ प्रोक्यूरमेंट जोड़ लो, याद हो जाएगा। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए कहीं से गुड्स खरीदना पड़ेगा, प्रोक्यूरमेंट। नेक्स्ट, ऑपरेशंस करना है गुड्स पे, तो ऑपरेशंस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना, वर्कर्स चाहिए ना जो काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स है। उसके अलावा मुझे एक चीज बताओ, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, सेल्समैन चाहिए आपको, एडवर्टीजमेंट के लिए कायरा एडवानी चाहिए, ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आता है। यस सर। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए अभी हटाओ, सर्विस के लिए समझो बेटा। जब आफ्टर सेल सर्विस देना है तो एक डिपार्टमेंट चाहिए ना टेक्नोलॉजिकल, कि भाई अच्छा सर के प्रोडक्ट में ये गड़बड़ हुई है क्या, ये वारंटी के अंदर आता क्या, क्या ये नहीं आता क्या, इन सब के लिए आपको चाहिए कि नहीं टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट? अरे हाँ सर चाहिए ना। और बेटा ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये आपके फर्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, फर्म का एक, कहीं फर्म तो चाहिए, एक्चुअल में फैक्ट्री तो चाहिए कहीं, तो उसको बोलते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हो गई आपकी प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज। क्या हो गई? प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ी, इनबाउंड, फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, इनबाउंड, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस। इनबाउंड के लिए प्रोक्यूरमेंट चाहिए सर, सपोर्ट में प्रोक्यूरमेंट हो गई। आउटबाउंड के लिए मेरे को, सॉरी, ऑपरेशंस के लिए मेरे को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए मेरे को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। उसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विस देने के लिए बेटा मेरे को उनके लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, और ये सब के लिए मेरे फर्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये हो गई प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। आप लोग के डायग्राम भी देख सकते हो, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो गया, लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, जैसे अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडस्ट्री है, आज आप सीए बने, समझो, चलो तुम लोग सीए बन गए, अपनी ऑफिस खोला, ठीक है, ऑफिस खोलने के बाद क्लाइंट आया, अब उस पर तो तुम मैन्युफैक्चरिंग वाली सर्विसेज नहीं लगा पाओगे ना। आजा बेटा क्लाइंट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैं तेरे पे ऑपरेशन करूंगा, तू बाहर जाएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, तू जाके मेरी मार्केटिंग करेगा। एक तो सीए मार्केटिंग कर भी नहीं सकता, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ के आए होगे ऑडिट में। उसके अलावा सर्विसेज आप क्या दोगे? सिर्फ एक सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी देता है कोई सीए वाला, कि नहीं नहीं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ना 6 महीने बाद भी आपका इनकम टैक्स भरा हुआ है, आप आके मेरे से रिफंड लेना, ऐसा कोई नहीं करता। तो सर मतलब सीए की सर्विसेज में प्राइमरी एक्टिविटीज होती ही नहीं है? नहीं बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, लेकिन ये वाली नहीं होती है, ये वाली एक्टिविटीज नहीं होती है। सर सपोर्ट एक्टिविटीज बेटा ये तो होती है। अब प्रोक्यूरमेंट एक चीज नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, हाँ सर ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए। आर्टिकल थे ना तुम लोग, क्या थे तुम लोग? आर्टिकल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, आर्टिकल। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, याद है क्लाइंट, अब ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई बुक्स पूरी हाथ से लिखता हो, टैली यूज करते हो या इजी टैक्स यूज करते हो या जीएसटी के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हो। और इन सब के लिए फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, कि आपके फर्म में सर कितने बजे आते हैं, आप कितने बजे आते, स्टाइफंड, ये सब हो गया फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब सर इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? सर ये है इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या है? ये है इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज। मुझे बताओ, क्लाइंट आया, सबसे पहले क्लाइंट की बात सुनना, लॉजिकली सोचो, क्लाइंट आके बैठता है गेट से, हाँ बेटा बता तेरी क्या बात है। क्लाइंट बोलेगा सर मुझे प्रॉब्लम फाइंड, क्लाइंट से बात करो, उसकी प्रॉब्लम फाइंड करो और उसको सोल्यूशन दो, मोटा मोटा दो, एग्जैक्टली तब भी मत दो तो चलता, प्रॉब्लम मोटा मोटा सोल्यूशन दो, उसका मन रिलैक्स करो, सोल्यूशन दिया। नेक्स्ट फिर डिटेल में पढ़ो और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लाओ कि भाई फाइनल सोल्यूशन ये है। अब यूजुअली इंडिया में एक चीज समझना, एक चीज से कभी नहीं होता, 3-4 सोल्यूशन देना। देख, या तो ए के रेड पड़ी, या तो अपन इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे, एबीसी 3 क्राइटेरिया दोगे उनको। यस सर, उसने बोला चलो बी वाला सिलेक्ट करो, तो ए और सी को हटाने का, बी पे एग्जीक्यूशन और कंट्रोल करने का, भाई बी करना है, चलो 3 आर्टिकल तुम लोग जाओ, ये काम करो, ये डॉक्यूमेंट्स दो, और ये डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली चेक होने चाहिए, इसके लिए कंट्रोल सिस्टम लगाओ। फिर से सर प्राइमरी एक्शन 4 टाइप के होते हैं, चलिए समझे। क्लाइंट आया, हाँ बोल तेरी क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मोटा मोटा ये सोल्यूशन है।
फिर डिटेल में समझो, केस स्टडी समझो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद क्लाइंट को 2-3 ऑप्शन दो, उसमें से वो एक ऑप्शन चूज करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करो, कंट्रोल करो। हो गया, ये हो गया। इसको बोलते हैं वैल्यू शॉप, क्योंकि अपन, या सर्विस वैल्यू चेन, अपन कुछ वैल्यू दे रहे हैं ना, तो या तो वैल्यू शॉप या सर्विस चेन। इसमें क्या होता है, सपोर्ट एक्टिविटीज आर सेम, मैंने बोला ये सपोर्ट एक्टिविटीज एज माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। बट बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज डिफर, प्राइमरी एक्टिविटीज डिफर हो जाती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज डिफर होती है, वो चारों अपन ने पढ़ ली। अब ठीक है, यही सेम चीज इधर लिखी हुई है, प्राइमरी इनबाउंड आउटबाउंड। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अब आराम से। एक WDG की केस स्टडी है, वो भी बहुत, वो बाद में समझेगी वैसे तो अभी। फिर ये वैल्यू शॉप का है, आप लोग देख सकते हो कॉन्सेप्ट इनसाइट। मैंने वही बोला कि वैल्यू शॉप में क्या होता है, द मॉडल है सेम सपोर्ट एक्टिविटीज बट प्राइमरी एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब डिफरेंटली। ठीक है, अपन ने इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लिया। अब आते अपन फ्रेमवर्क पे। मैंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छा फ्रेमवर्क किसका, तुम्हें अगर लॉ को सबसे ज्यादा मेंटेन करवाना है, जो चीज कहीं नहीं हो सकती हो, जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ। कहा जाओ, अगर तुम्हें जस्टिस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट। कहा जाओ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, याद करने के लिए बता रहा हूं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। आई से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, इंडियन सुप्रीम। एस से आपका सेगमेंट एनालिसिस, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। एस से सेगमेंट एनालिसिस। कोर्ट, सी से कोर कॉम्पिटेंसी। सर फिर से एक बार, इंडिया में सबसे अच्छा फ्रेमवर्क किसका है? सर इंडियन सुप्रीम कोर्ट, आपने बोला। आई से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। एस से सर सेगमेंट एनालिसिस, क्या होता पढ़ रहे हैं अभी, सेगमेंट एनालिसिस, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। सी से कोर कॉम्पिटेंसी, क्या कोर कॉम्पिटेंसी क्या कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अब एक एक चीज समझते हैं। ये क्या है, ये सब स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, ताकि आप वैल्यू चेन कैसे अप्रोच कर पाओ। ये वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए एक फ्रेमवर्क है कि तुम वैल्यू चेन कैसे अचीव करोगे। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत हो गया कि वैल्यू कौन सी होती है, वैल्यू एडिंग प्रोसेस, लेकिन कैसे समझेगी कौन सी प्रोसेस वैल्यू एडिंग है या नहीं। सर देख लेंगे ना, जिस जो प्राइसिंग में आ रहा है, वापिस तुम वही गलती कर रहे हो। पहले ही बोला, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में प्राइस बहुत बाद में आता है, कॉस्ट बहुत बाद में इफेक्ट करता है, अदर फैक्टर्स ज्यादा रेलिवेंट है। अब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये पार्ट बहुत जरूरी है। इस पे आपके आरटीपी में केस स्टडीज, May 19 क्वेश्चन पेपर, WDG की केस स्टडी, स्टडी मैट की, सब ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इसको अच्छे से समझना। कब यूज करना है ये, जब आपको या तो नए इंडस्ट्री में एंटर होना है या नया मार्केट कैटर करना है। नए इंडस्ट्री में एंटर होना है, नया मार्केट कैटर करना है। जियो ने ये किया था, नई इंडस्ट्री एंटर करना है, ठीक है, या कभी नया मार्केट कैटर करना है, नई इंडस्ट्री या नया मार्केट जाना है, तो आपको ये स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। सर क्या स्ट्रेटेजी है? 5 स्ट्रेटेजी, इसी को बोलते हैं माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस। अपन ने पढ़े थे ना पहले एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, बेटा वो लिंक इधर होता है, वो लिंक इधर होता है, ठीक है। अब क्या 5 फोर्सेस है समझो। सबसे पहले, कोई भी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? सर कस्टमर। कस्टमर क्या करता? बार्गेन करता है। क्या करता है? बार्गेन करता है। जन्म सिद्ध अधिकार है कस्टमर का बार्गेन करने का। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कस्टमर। बार्गेन करेगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। दूसरा, बेटा कस्टमर बार्गेन कर रहा है, तो अपन भी किसके कस्टमर है? तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। कैसे याद करना है वो बता रहा हूं। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है, यस सर, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है। सप्लायर की भी बार्गेनिंग पावर होगी। जैसे अपन बोलते हैं सप्लायर अपने बोलता है मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बुक्स प्रिंट करानी है। सप्लायर तुमको बोलता है मैं बेटा तुमको 1 रुपए पर पेज पे प्रिंट कर दूंगा, प्रोवाइडेड आप 500 कॉपीज प्रिंट करा रहे हो। अगर आप 500 से कम करा रहे हो तो 1.5 रुपए करूंगा। अगर तुम 1000 करा रहे हो तो शायद 70 पैसा कर लू। ये क्या हुआ? ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हुई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हुई है, ठीक है। ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हुई है। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर होती तो सप्लायर की भी होती ना बेटा। नेक्स्ट, इन सब हो गए। अब तुम जैसे ही मार्केट में एंटर हुए, यार तुम्हें पता चला तुम्हारे जैसा थोड़ा बहुत सेम प्रोडक्ट और कोई बेच रहा है। ये एक पेन है पार्कर का, ये एक दूसरा पेन है। अब दोनों एक्चुअली तो सब्स्टिट्यूट, ऑफ कोर्स अपन लीगल ऐसे एक्चुअल मतलब डोंट गेट इनटू द एग्जैक्ट जार्गन्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोनों पेन है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। सो अपने को समझना है भाई, मैं मार्केट में एंटर हुआ, यार सेम चीज और कोई बेच रहा है, मेरा सब्स्टिट्यूट बेच रहा है। अब थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की क्या थ्रेड्स होगी? उन सब के अलावा यार हर मार्केट में कोई नया एंट्रेंट आने की थ्रेड्स रहती है। जितनी समझो ये चीज, जितना कम इनिशियल कॉस्ट लगेगा, WDG केस स्टडी में बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट। जितना कम तुम्हारा इनिशियल कॉस्ट रहेगा, जितना कम, उतना ज्यादा तुमको थ्रेड्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स है। आज मुझे एक चीज बताओ, आज एक पेन बनाने को 2 रुपए लगता है।
सब लोग आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे भाई? ठीक है ना, 2 लाख भी लगता है। अरे लोग सोचेंगे यार लोन लो, पर्सनल लोन एंटर कर लो। तो लोग, बहुत ज्यादा लोग इस बिजनेस में एंटर हो गए। तो ये होता है जब आपका इनिशियल एंटरिंग कॉस्ट कम होता है ना, तो थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इन सब के अलावा यार, तुम अगर फर्स्ट इनोवेटर हो तो बात अलग है, नहीं तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में, और तुम नया मार्केट एंटर कर रहे हो, तो हमेशा एक चीज समझना, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में कंपटीशन रहेंगी ही रहेंगी। जब जियो मार्केट में आया तो क्या जियो को पता नहीं था क्या कि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया सब है? ऑफकोर्स तब वी और ये मर्ज हुए, लेकिन वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो, इतने सब ब्रांड्स थे। क्यों? क्या जियो को पता नहीं था? उसने स्टडी की थी कि भाई एग्जिस्टिंग प्लेयर में क्या राइवलरी चल रही है, जी एयरटेल ऊपर चल रहा है कि आइडिया ऊपर चल रहा है कि वोडाफोन ऊपर चल रहा है। उसने हर चीज स्टडी करके आया है। क्या होता? ये स्टडी करना पड़ता है। इसको बोलते इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। कैसा स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का, कैसे समझेगा? सिंपल सर, कस्टमर की क्या बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर की क्या बार्गेनिंग पावर है। ये 2 पॉइंट हो गए। हाँ सर, यार मैं एंटर हुआ, सब्स्टिट्यूट की थ्रेट्स है, सब्स्टिट्यूट की थ्रेट्स है। दूसरा, अरे इतना सस्ता एंट्री पॉइंट है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री में एंटर हो जाता है। और अभी जो करेंटली इस फील्ड को लीड कर रहे हैं भाई, उनमें भी तो राइवलरी चल ही रही है। तो ये हो गया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है वो एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। एस से क्या आता है? सेगमेंट एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हो गया, एस से सेगमेंट एनालिसिस। अब सेगमेंट एनालिसिस में समझो बेटा, सेगमेंटेशन में एक चीज समझना, सबसे पहले तो अपने बिजनेस में सेगमेंट्स होते हैं मल्टीपल। समझना, ये जो मेरा पेन बनाने का, इसके अलग अलग सेगमेंट है। ढक्कन कोई बनाता है, शायद रिफिल्स कोई और बनाता है, देखो शायद ढक्कन रिफिल कोई और बनाएगा, ये एक एक सेगमेंट है। ठीक है, पेन का कैप कोई और बनाएगा, ये सब सेगमेंट्स है। सबसे पहले सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो, वेरिएबल को अंडरस्टैंड करो उसमें, फिर सेगमेंट का मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस समझो कि भाई ढक्कन बनाने में अपने को प्रॉफिट हो रहा है, या ढक्कन बनाने में मेरा फालतू का टाइम जा रहा है, मैं ढक्कन आउटसोर्स करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा समझने के बाद समझो कि की सक्सेस फैक्टर्स क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो तुमको टॉप पे ले जा रहे हैं। ये आफ्टर, ये नई इंडस्ट्री में एंटर नहीं होना है, ये जब आप बिजनेस कर रहे हो तब है। हाँ सर, इसके बाद एक चीज समझना भाई कि ब्रॉड लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, और कि जो अपना चल रहा है वही नैरो स्कोप। लार्ज स्केल या नैरो स्कोप, लार्ज स्केल या नैरो स्कोप, ये पॉइंट यहां ध्यान देना। फिर से सबसे पहले सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक मैट्रिक्स का कर लो, उसके बाद समझो भाई कि एक एक सेगमेंट को एनालाइज करो, कौन सा सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है। दूसरा ये ध्यान दो कि भाई ये सेगमेंट अट्रैक्टिव है तो इसमें क्या सक्सेस फैक्टर्स है, क्यों अट्रैक्टिव है। दूसरा ये चीज ध्यान दो, क्या मुझे लार्ज स्केल में काम करना है, स्मॉल स्केल में। ये हो गया सेगमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट, अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट कोर कॉम्पिटेंसी, ये मैं लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कोर कॉम्पिटेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं सीए बनने के बाद टीचिंग में आया, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भरोसा है। अब शायद कुछ लोग होंगे जिनकी शायद थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वीक होगी, डजंट मीन दे आर वीक, लेकिन वो लोग का कंप्यूटर पे हाथ, या वो लोग का ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, उन लोग को सब चीजें ऐसे फटाफट समझती, ऑडिट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब तुम में ऐसा क्या है भाई जो बाकी किसी में नहीं है। सिंपल, तुम में ऐसा क्या है जो बाकी किसी में नहीं है, इसको बोलते कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप समझो महाभारत में 5 योद्धा जो थे, अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, सब में कुछ ना कुछ अपनी ग्रेटनेस होगी। नकुल, अर्जुन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर, भीम एक्सट्रीमली पावरफुल। ठीक है, युधिष्ठिर धर्मात्मा, हर आदमी में अपनी इंडिविजुअलिटी थी। क्यों थी? वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थी। कोई भी दुनिया में भगवान नहीं जिसको सब आता, कुछ तो कहीं तो हमारा वीकनेस है। विराट कोहली बैटिंग इतनी अच्छी करता, बॉलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा है, अब जसप्रीत बुमराह सोचे मैं बैटिंग करूंगा, नहीं कर पाएगा, या विराट कोहली सोचे मैं बॉलिंग करूंगा, नहीं कर पाएगा। सिंपल, रोहित शर्मा इतना अच्छा बैट्समैन है, इतना अच्छा कैप्टन है, रोहित शर्मा की स्किल्स है, वो MS धोनी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। सबने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को समझा है, सबको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी समझनी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। BMW, मर्सिडीज, ऑडी की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? प्रीमियम कार्स देना। क्या देना बेटा? प्रीमियम कार्स देना, हमेशा याद रखना। कभी भी वो लोग 5-7 लाख की कार पे नहीं आएंगे, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी ही प्रीमियम कार देना। समझा? क्यों? फिर से सर 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 वापिस आप बोल रहे हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है उनको, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है, हाई एंड प्रोडक्ट देना है। आ गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, या तो मारुति बेटा 3 लाख से ऑल्टो शुरू होती, 3 लाख से 10-15 लाख 20 लाख की मैक्स लिमिट है, उसके ऊपर जाती ही नहीं है।
पता है भाई उनको हमारा कस्टमर बेस क्या, हमारी क्या है, मारुति का क्या है, मारुति का आफ्टर सेल सर्विस उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी गांव में आपकी गाड़ी बंद हो, अगर मारुति की है तो उनका आफ्टर सेल सर्विस रहेगा। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। तुम में ऐसा क्या है रे, तुझ में ऐसा क्या है कि मैं तेरे को हायर करूं? इंटरव्यूअर पूछेगा ना क्वेश्चन, सर मेरी कोर कॉम्पिटेंसी, अपने अंदर की कोर कॉम्पिटेंसी समझना। ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ क्या। दीज आर डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल्स और टेक्निकल नो हाउ दैट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्टिव कस्टमर परफॉर्मेंस। हर ब्रांड का रहता है, जैसे एप्पल का है भाई, प्रीमियम देता है एप्पल। जो भी बंदा रहता है, आज मेरे पास अगर आईफोन है, मैं आईफोन दिखा रहा हूँ, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, बिकॉज दिस इज एप्पल का कस्टमर परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इट कुड रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप। कोर कॉम्पिटेंसी दो सोर्सेज से स्टेम होती है। बेटा तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज और क्या कैपेबिलिटीज है। रिसोर्सेज क्या होता है, ये फैक्टर्स जो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों रह सकते हैं। ठीक है, जो कंपनी इसलिए बनाती है कि भाई कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कर पाए, वही चीज लिखी हुई है। बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज है। आज एप्पल के पास वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ऑफिस है जो उनका कैलिफोर्निया में, कभी गूगल करके उसके इमेजेस देखना, सैन फ्रांसिस्को, तो प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, इतनी प्यारी ऑफिस है। तो ये उनके रिसोर्सेज है, उनके पास जीनियस लोग है, ये उनके रिसोर्सेज है। जीनियस ब्रेन वाइज, टेंजिबल ऑफिस, इंटेंजिबल ब्रेन्स। ठीक है, अब ये बहुत डिफिकल्ट है भाई इमिटेट करना, जो चीज डिफिकल्ट हो इमिटेट करना। अगर भाई कोई तुम्हारी चीज ऐसा ही कोई कर पाए तो उसको क्या डिफिकल्टी भाई, इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इमिटेशन इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, समझो सबसे पहले इस चीज। डॉक्टर है भाई, हर आदमी मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ता है और डॉक्टर बनता है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टरों की स्किल्स अलग होती है भाई, वो लोग फटाफट, उनका डायग्नोसिस अलग है। क्यों? क्योंकि ये उनकी पर्सनल चॉइस है भाई, मतलब उनकी पर्सनल स्किल्स है। इसको इमिटेट नहीं कर सकते तुम, इमिटेट मतलब कॉपी नहीं कर सकते। ये बहुत वैल्यूबल होता है कंपनी को। स्टीव जॉब्स, आफ्टर स्टीव जॉब्स डेथ एप्पल स्टिल कुड नॉट फाइंड समवन ऑफ हिज कैलिबर। तो दिस इज अ रिसोर्स। ठीक है, अब इसका मैंने जानबूझ के दो एग्जांपल दिए, गूगल और कोका कोला। देखो कोका कोला का जो फॉर्मूला है ना, वो एक प्रॉपर इसमें रखा हुआ है, तिजोरी में। क्यों? क्योंकि कोई उसको चुरा ना ले। सेम गोज विद गूगल। नेक्स्ट, कैपेबिलिटीज। सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता। रिसोर्सेज डजंट गारंटी कोर कॉम्पिटेंसी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तुम्हारे पास वर्ल्ड का बेस्ट होगा रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज हो गए तुम्हारे पास, स्टडी मैट, सब चीजें बेस्ट होगी। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की भाई स्किल्स ही नहीं है करने की, तो उसको मैं कुछ भी दे दूं वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे हेरा फेरी का डायलॉग है, यार इनके हाथ में सोने का कटोरा दो फिर भी भीख ही मांगेंगे। समझो, सोने का कटोरा दो फिर भी भीख ही मांगेंगे। सोने का कटोरा भाई तुम्हारे पास बेस्ट रिसोर्स है, फिर भी भाई कैपेबिलिटी नहीं है ना उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। केबीसी में जो आदमी 5 करोड़ जीता था, वो बंदा 3 साल के बाद बैंकरप्ट हो गया। क्यों? 5 करोड़ थे यार उसके बैंक अकाउंट में, 30% काट लो, टीडीएस काट लो, 33%, यार 3 करोड़ 2 करोड़ तो थे ही बैंक अकाउंट में। 2 करोड़ में भाई क्या क्या कर लेगा वो? कैपेबिलिटीज ही नहीं थी। सिर्फ रिसोर्सेज के भरोसे नहीं होती कोर कॉम्पिटेंसी, साथ में कैपेबिलिटीज चाहिए। तो कैपेबिलिटीज क्या होती कि भाई कोऑर्डिनेट करो रिसोर्सेज को और उनको प्रोडक्टिव यूज में लाओ। कंपनीज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड पुट देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेस, उसी चीज को एक प्रोडक्टिव यूजेस में लाओ। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डजंट गारंटी कोर कॉम्पिटेंसी। देखो, अप्लाइंग वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे लगाओगे आप कोर कॉम्पिटेंसीज को, इसका मेरा शॉर्टकट है वीएलसीसी। निमोनिक्स कम है, एक ही है, इस चैप्टर में याद कर लो, वीएलसीसी। सबसे पहले वैलिडेट करो कि तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी करंट बिजनेस में कहाँ लग रही है। ध्यान दो, तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी करंट बिजनेस में कहाँ लग रही है। ओके, फिर उसके बाद समझो क्या मैं मेरी यही कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करके, लेवरेज करके अदर बिजनेसेस जो मेरा ग्रुप ऑफ बिजनेसेस है वहां पर लगा सकता क्या। थर्ड, कोर कॉम्पिटेंसी से करंट बिजनेस को रिकॉन्फ़िगर करो कि नहीं लग रही है या और चीजें सुधार सकूं। और लास्ट, न्यू वैल्यू चेन क्रिएट करो भाई कोर कॉम्पिटेंसी। सीसी मतलब कोर कॉम्पिटेंसी। नई वैल्यू चेन क्रिएट करो। क्या करो बेटा? नई वैल्यू चेन क्रिएट करो। क्या करो? नई वैल्यू चेन क्रिएट करो कोर कॉम्पिटेंसी से। फिर से वीएलसी से वैलिडेट करो क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, लेवरेज लो अदर बिजनेस में, वीएलसी सी से कोर कॉम्पिटेंसी यूज करके कॉन्फ़िगर करो करंट बिजनेस को, वीएलसीसी, और क्रिएट न्यू वैल्यू चेन एनालिसिस। सर स्टडी मैट से एक बार करवा लो। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस डन। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर समझा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी डब्ल्यूडीजी की, मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, डब्ल्यूडीजी की केस स्टडी है। नेक्स्ट, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस अच्छे से समझा अपन ने। ठीक है, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। देन वीएलसीसी ध्यान दे देना, पढ़ लेना। सेगमेंट एनालिसिस पढ़ा। देन
नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है बेटा सुपीरियर का परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप कैसे लोगे, या तो थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या लो कॉस्ट लीडरशिप। दोनों चीज मैंने बहुत डिटेल में समझा दी है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, ठीक है। आपके स्टडी मैट में भी यहाँ मैंने आपके इस नोट्स में मैंने यहाँ लिख दिया है कि सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर इनोवेशन, सुपीरियर कस्टमर परफॉर्मेंस से आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है। और अगर आप ये सब नहीं करोगे, लो कॉस्ट इमिटेशन कर लोगे, तो बेटा आपको आराम से लो कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। यही चीज इधर लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन समझते हैं वैल्यू चेन अप्रोच फॉर एक्सेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये तो अपन ने पढ़ लिया डिटेल में, नहीं सॉरी ये बचा है, सॉरी, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर एक्सेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माय बैड, ठीक है। ये चार्ट अपन समझते हैं, ये एक चार्ट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लोगे तुम? अच्छा सर बताओ। देखो तुम 3 लोगों का एनालिसिस करके, सबसे पहले खर्चे देखोगे, खुद के खर्चे, मेरे खर्चे, फिर डिफरेंशिएशन हमेशा कस्टमर पे लगते हैं कि भाई कस्टमर को कैसे मैं डिफरेंशियल सर्विसेज दे पाऊँ, कस्टमर को कैसे मैं अलग अलग सर्विसेज दे पाऊँ, डिफरेंशियल एनालिसिस। उसके अलावा वर्टिकल लिंकेज, तीनों क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट, इंटरनल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल लिंकेज, ठीक है, समझो। अब कॉस्ट एनालिसिस, सबसे पहले समझो भाई फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कौन सी है। भाई फर्म में ये प्रोसेस वैल्यू क्रिएट कर रही है नहीं कर रही है, सेम एज वैल्यू चेन। हाँ सर, और ये एक्सेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर वैल्यू चेन ही है। पढ़ो, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर एक्सेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या बोल रहा है, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर एक्सेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बेटा सबसे पहले समझो फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस समझो। हाँ सर समझ गए। अब जो तुम्हारी पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूटेबल टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, मेरे फर्म में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती है ना ब्लू कलर के, इससे ब्लू कलर जो मैं पेन को बनाता हूँ एकदम अट्रैक्टिव लगता है, लोग खुश हो जाते हैं, भाई चाहिए तो ये ब्लू वाला पेन चाहिए, तो नहीं चलेंगे पेन। अभी जो ब्लू कलर है, टोटल खर्चे का 5% मेरे को लगता है ब्लू कलर के पेंट पे। कितना लगता है 5%। मैंने क्या किया, मैंने भाई फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज समझी, उसके बाद एट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट कॉस्ट टू ईच एक्टिविटी समझा, फिर एक एक चीज का कॉस्ट ड्राइवर समझा। मैं कॉस्ट ड्राइवर समझा क्या, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल दो होते, दोनों को अच्छे से समझो, इसीलिए एकदम एंड में पढ़ा है, बाकी सब याद होगा। कॉस्ट ड्राइवर एक एक प्रोसेस का समझा, उसके बाद लिंकिंग कर दी भाई, दोनों लिंकिंग करी बिटवीन प्रोसेसेस कि भाई कौन सी प्रोसेस में कौन सा कॉस्ट ड्राइवर लग रहा है और कितना वैल्यू चेन का वो पार्ट ले रहा, उससे आपसे लिंकिंग करी। इसके बाद लास्ट चीज भाई, ये सब करने के बाद मेरे को समझा कि नहीं यार, ये ए बी सी में से मैं सिर्फ ए और बी में वैल्यू चेन प्रोसेस लगा रहा हूँ, सी में नहीं लगा रहा। तो मैंने अपॉर्चुनिटी इवेल्युएट करी कि मैं रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज दे पाऊँ, क्या कर पाऊँ, रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। फिर से चलो, सबसे पहले तो भाई फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस समझो, वो वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को का पोर्शन टोटल खर्चे का कितना है। नेक्स्ट मैंने भाई एक एक चीज के कॉस्ट ड्राइवर समझे, कॉस्ट ड्राइवर के बाद मैंने उसकी लिंकिंग करी, और लास्ट में भाई मुझे समझा कि मैं 3 में से 2 ही प्रोसेस पे वैल्यू क्रिएशन लगा रहा हूँ, एक पे लगा ही नहीं रहा हूँ। तो भाई मैं रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मैं कॉस्ट और कैसे कम करूँ, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन एनालिसिस, डिफरेंशिएशन हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मैं कस्टमर को कैसे डिफरेंशियल सर्विस दे पाऊँ। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है, खुद के लिए नहीं, कस्टमर के लिए समझो आप कि कस्टमर को क्या लगता है वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, कस्टमर के लिए समझो। उसके बाद भाई कस्टमर के लिए डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम एनहांस कैसे करोगे कस्टमर की वैल्यू, इवैल्यूएट डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू कैसे एनहांस करोगे, ठीक है। एंड जो बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करो। सर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस समझो, स्ट्रेटेजीज लगाओ क्यों, एनहांस कैसे करोगे, और जो बेस्ट है 3-4 अगर स्ट्रेटेजी बन रही है वो अप्लाई करो। अब ये बोलने को तो बहुत ईजी है, एमबीएस का पूरा करियर इन पे डिपेंड होता है। और ये सब्जेक्ट भी क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने को एमबीएस से ही कॉम्पीट करना है, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एमबीएस हो गए। ये भूल जाना कि भाई मैं इंडिया से पढ़ लिया, मेरे को अकाउंटिंग जम गई, अकाउंटिंग में पैसा भी नहीं मिलेगा, अकाउंटिंग ऐसे भी सिस्टम ओरिएंटेड हो गई है। जो चीज सिस्टम ओरिएंटेड हो गई है वो उसमें ठीक है, 10 के जगह 2 लोग काम करेंगे, 8 लोगों को आपको अपना ब्रेन यूज करना है। अकाउंटिंग में ब्रेन नहीं लगता, सिस्टम करता है, ब्रेन यूज करना है। तो यही एससीएमपी आपको गेन करवाएगा। अब वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, बहुत सिंपल है। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस समझो, आप कार बनाते हो, क्या बनाते हो, कार बनाते हो। अब कार में बेटा, एक कार में बहुत सारी चीजें लगती है, आपको पता है, अगर आपके पास कार है ना, उसका बॉनेट खोलना, बैटरी शायद एक्साइड की होगी, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम शायद जेबीएल का होगा, टाटा के तो हारमन के होगा, जेबीएल हरमन किसका म्यूजिक सिस्टम होगा, यस सर। ऑयल कैस्ट्रॉल का होगा।
अब ये मल्टीपल कंपनीज ज्वाइंट होती है भाई, मल्टीपल कंपनीज, और मारुति सिर्फ इन सबको असेंबल करती है, बैटरी डालना, एसी फिट करना, ये सब मारुति करती है। तो एक कार बनाने में अभी अपन ने 5 प्रोडक्ट देखे, बैटरी, एसी, ऑयल, अब ये सबको मिक्स कर दी। अब क्या होता है, अब मुझे बताओ, अगर पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो बैटरी बना रही है, तो अगर मैं उसके पास गया, मैं उसको बोला मेरे को बैटरी दे, वो बोले नहीं नहीं भाई, मतलब ऐसे बैटरी तू 6,000 की ले, बैटरी बनाने को 3,000 ही लगते हैं, उसकी मोनोपोली है, वो अकेला ही काम कर रहा है। तो क्या होगा, अगर वो अकेला ही काम कर रहा है तो मुझे तो कार महंगी पड़ जाएगी ना, और बैटरी लगाने में, और बैटरी के बिना कार चलेगी नहीं। तो मैं सोचता हूँ भाई मैं खुद ही क्यों नहीं, ये बिजनेस वर्टिकल है, सेम बिजनेस का पार्ट है, मैं क्यों ना खुद ही बैटरियां बनाना शुरू कर दूं। या दूसरा केस, बैटरियों के हजारों सेलर्स है, एक्साइड, एमआरएफ, फॉर एग्जांपल टायर समझो, एक्साइड टायर, एमआरएफ, फिर आपका डनलॉप, आपका सीएट, इतने सारे टायर की कंपनी है। अब बेटा टायर मुझे बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है, मैं फालतू में मेरे रिसोर्स लगा के टायर्स में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को तो ऐसे ही सस्ते में टायर मिल जाएंगे। तो वर्टिकल लिंकेज से आपको ये समझते कि क्या तुमको बेटा कोई चीज में वर्टिकल लिंकेज मिल रहा है, मतलब क्योंकि कस्टमर इतना ज्यादा, क्योंकि इसके इतने मतलब टायर्स के इतने ज्यादा सेलर्स है कि तुम्हें टायर सस्ते में मिलेगा। ये हो गया वर्टिकल लिंकेज। सेम एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिया, इसलिए मैंने जानबूझ के कार वाला एग्जांपल लिया, ताकि आप जब खुद पढ़ोगे आपको एग्जांपल क्लिक हो पाए। कार वाला एग्जांपल है, ध्यान देना। सर इसके बाद एक पार्ट बचा है, दैट इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये मैंने चार्ट ही में आपके नोट डाउन करवा दिया, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन क्या होता है, सर क्या अचीव करना है, व्हाट टू अचीव, ठीक है। मिशन, कंपनीज रीजंस टू एग्जिस्ट, एंड ऑब्जेक्टिव, हाउ विल वी अचीव। समझो मैं कैसे याद करता था, मैं आपको बता रहा हूं। विजन, देख क्या पा रहा हूं, मैं जो देख पा रहा हूं वो मुझे अचीव करना है। मैं यहां से देख पा रहा हूं कि मेरा सीए फाइनल का May 22 अटेम्प्ट है, और मुझे वो क्लियर करना है, ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा विजन है। मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूं भाई, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे सीए बनना है। कुछ लोग होंगे जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे होंगे मे में, तुम्हारा विजन क्या है, ग्रुप 2 क्लियर करना। मिशन क्या है तुम्हारा, सीए बनना। मिशन क्या है, सीए बनना। कुछ लोग जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, एम क्या है, विजन क्या है, May 22 क्लियर करना। मिशन क्या है, सीए बनना विद ऑल इंडिया रैंक, ये मिशन होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, भाई मैं पढ़ूंगा कैसे, मैं सर से करूंगा, डाउट्स पूछूंगा, जो भी रेगुलर डाउट्स है वो सर ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं सर को व्हाट्सएप करूंगा, जो भी रेगुलर डाउट्स हो गए। थोड़ी पब्लिसिटी चलती है बट ठीक है, थोड़ा मैं व्हाट्सएप करूंगा, मैं रेगुलर सर से डाउट पूछूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तरीके हो गए कि मैं विजन और मिशन अचीव कैसे करूंगा। फिर से विजन क्या होगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोगों का विजन होगा कि भाई अभी मैं ग्रुप 2 दे रहा हूं, मुझे ग्रुप 2 क्लियर करना है में। विजन क्या है, ग्रुप 2 क्लियर करना। मिशन क्या होगा, फिर ग्रुप 2 क्लियर नहीं करना है मेरे को, इवेंचुअली सीए बनना है। लॉन्ग टर्म विजन क्या है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, टू बी मोर स्पेसिफिक, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मिशन क्या है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे, कि भाई मुझे ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने, मतलब मैं विजन और मिशन अचीव कैसे करूंगा, कि भाई मैं पढ़ूंगा। एंड फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल समझा दो, ये कोई बच्चा है, उसको सीए में कोर्स में आज एंटर हुआ है, उसका मिशन वही है भाई कि एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। मिशन क्या है, गुड सीए। विजन क्या है, अभी वो फाउंडेशन में। विजन क्या है, पहला विजन है फाउंडेशन क्लियर करना। शॉर्ट टर्म एम क्या है, फाउंडेशन क्लियर करना, यस सर। फिर इंटर क्लियर करना, फिर अच्छी जगह आर्टिकलशिप करना, सर से क्वेश्चंस करना, एंड देन फाइनल क्लियर करना, एंड इवेंचुअली एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, बीच में कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो विजन और मिशन को जोड़ते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई मैं अच्छी जगह क्लासेस करूंगा, जो सर ने पढ़ाया वो रेगुलर करूंगा, डाउट्स पूछूंगा। फिर उसके अलावा आर्टिकलशिप जहाँ लगाऊंगा वहाँ मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं फाइनल के लिए ऐसा पढ़ूंगा, वो सब अपने ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसी चीज़ जो विजन और मिशन को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मिटा दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ का पार्ट है। चलिए, हो गया, यहाँ आपका ये चैप्टर कवर होता है। इसके बाद एक पॉइंट है जो छोटा सा है, सर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अपन ने जो सारी चीजें पढ़ी ना, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का यही रोल है कि तुझे सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे नहीं ध्यान देना है, ये जो मैंने इतने सारी चीजें पढ़ी है ये सब का भी एनालिसिस करना है। यहाँ वही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है। अब आपके एग्जाम स्टडी मैट के 2 क्वेश्चन है, ये जो है पहला वाला क्वेश्चन, ये आप पढ़ोगे आपको समझ जाएगा कि भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप पे। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझेगा कि भाई वैल्यू चेन एनालिसिस करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं दोनों के वीडियोस तो डाल ही दूंगा, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले बेटा खुद सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, WDG केस स्टडी, ये 2 तीनों क्वेश्चन अच्छे से खुद सॉल्व करो। नहीं समझता है डाउट पूछो, मैं वीडियो तो डाल ही दूंगा।
ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन पहले खुद करो, बिकॉज एग्जाम में मैं नहीं आने वाला, एग्जाम में तुम्हें खुद बैठना है। ठीक है, यहाँ अपने चैप्टर रिवाइज होता है। एक बार चार्ट से आपको समझ जाऊंगा कि चार्ट्स क्यों काम का है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के डेफिनेशन समझे, स्टेप्स समझे, लिमिटेशन समझे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डेफिनेशन, स्टेजेस, नेसेसिटीज, कंपोनेंट्स के लिए अपन ने देखा एससीएम के कंपोनेंट्स, एस से कॉस्ट एनालिसिस, सी से कॉस्ट ड्राइवर, एस सी एम से मेरा तेरा, एस से स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ठीक है, एम से मेरा तेरा। मेरा तेरा कौन करता? पोर्टर करता, तो यहाँ क्या आ जाता है? माइकल पोर्टर। वही सब चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कोर कॉम्पिटेंसी, सेगमेंटेशन। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में पोर्टर के 5 फोर्सेस आते हैं। इसके बाद अपन ने सुपीरियर को परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पहले ही पढ़ लिया था, लो कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन अपन ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्सेस कैसे करोगे वो पढ़ लिया। इन सब के बाद विजन स्टेटमेंट्स, हर चीज कवर कर लिए। अब आपको क्या करना है? आपको एक क्विकली रिवाइज करना है, ठीक है। इसीलिए चार्ट्स मैंने आपको दे दिए। नोट्स आपको चाहिए, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी और ड्राइव की भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।